Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS. I hope everybody is doing good. Things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll cover these articles. आज के सेशन में हम बात करेंगे नेशनल पंचायत अवार्ड्स की, हेज अगेंस्ट डॉलर रिलायंस, डी डॉलराइजेशन की बेसिकली बात है, इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर 3, नो ट्रस्ट मोशन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एक स्टैटिक टॉपिक है, आप अपने लक्ष्मीकांत में भी इसको रेफर कर सकते हो, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे और इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के बारे में डिस्कस करेंगे. सो दिस विल बी आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. यू विल गेट कमेंट सेक्शन यू हैव ना, तो आप अपने फीडबैक भी वहाँ पर दे सकते हो, ठीक है. और ठंडी से बच के रहें. मुझे तो ठंड लग जाती है बहुत जल्दी, तो इसीलिए आप जितना बच के रहें उतना अच्छा है आपकी प्रिपरेशन के लिए भी. एंड यू कैन ट्रस्ट द प्लेटफॉर्म, द क्वालिटी कंटेंट दैट इज बीइंग शेयर्ड. उसमें कोई टेंशन नहीं लो. श्री राम्स आईएएस इज सर्विंग द नेशन सिंस 1985. वी आर ऑफलाइन एंड नाउ वी आर ऑनलाइन एज वेल. यू कैन शेयर विद अदर्स दीज सेशंस एंड लेट अदर्स नो ऑल्सो, सो दैट वी ऑल्सो हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली. जैसे जैसे आर्टिकल्स लेते जाएंगे वैसे वैसे थिंग्स विल बी क्लियर टू यू, ठीक है. तो पहला जो आर्टिकल है वो है जो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके लिए ऑपोजिशन वालों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात जो है वो करी है. तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल है. तो हमारे लिए सिंपल बन जाता है कि ये नो ट्रस्ट मोशन क्या है. जब किसी पे विश्वास नहीं है तो नो ट्रस्ट. अब जब विश्वास नहीं है इन द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, सो यू विल ब्रिंग दिस. तो बस वही आया है. अब मैं आपको इसको सिंपल टर्म्स में समझा रही हूँ. इट्स लाइक अ फॉर्मल वे फॉर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू से दैट कि भैया वी डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन दिस लीडर or the presiding officer anymore. So they use this motion, they use this tool, that is your no trust motion, to question their actions, to question their decision. तो अगर पास हो जाता है तो that means majority of the house no longer supports them in their role. ये मोशन बेसिकली इंश्योर करता है कि लीडर्स आर हेल्ड अकाउंटेबल for all their actions, for all their decisions, to maintain the integrity of the parliament, to maintain the proper functioning of the parliament. तो ये जो मैं बातें बोल रही हूँ ना, ये आपके मेंस में काम आती है लिखने के लिए. पर्पस क्या है इसका, क्या करेगा ये मोशन? बस कि अच्छा वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल हो जाएगा, ये मेंस में नहीं है. मेंस में आप यू हैव टू टेक वन स्टेप अहेड. आर्टिकल 67B और आर्टिकल 90, ये दो कॉन्स्टिट्यूशन में ये दो आर्टिकल्स हैं जो इसे डील करते हैं. जैसे आर्टिकल 67 क्लॉज बी है, दैट टॉक्स अबाउट द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. द वन हु इज द वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा. यू ऑल नो दैट. So this article tells you the process to remove the vice president if the member of parliament feels कि the one is not doing their job properly or XYZ, whatever the reason is. I'll tell you also on what basis you can go with this process. अब इस प्रोसेस में पहला तो 67 क्लॉज बी है ना, इट गवर्न्स द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द राज्यसभा चेयरपर्सन. 90 pertains to the removal of डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा. नो ट्रस्ट मोशन क्या है? प्रोसीजरल टूल टू एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. आपकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है हाउस के, वहां उनमें विश्वास नहीं है अब हमें रहा. एंड इट इज एम्ड एट होल्डिंग द लीडर्स अकाउंटेबल एंड पार्लियामेंट्री इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करते हैं आप यहाँ पर. पहले तो आपको एक रेजोल्यूशन लाना पड़ता है, ठीक है. सो जो नोटिस है दैट मस्ट बी सबमिटेड विद एटलीस्ट 14 days नोटिस. फिर उसके बाद राज्यसभा में आता है, मेजॉरिटी वोट चाहिए, मतलब मेजॉरिटी एज इन 50+1. और फिर लोकसभा में आगे जाता है, लोकसभा में इंप्रूव होता है सिंपल मेजॉरिटी से. जो आप क्राइटेरिया के बेसिस पे आप कह रहे हो वो होता है कि अगर चलो कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स का वायलेशन हुआ हो, फेयरनेस या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्रिंसिपल्स में कोई you can say they acted against the constitutional principles or they broken the parliamentary rules, they have been unfair in the decisions. So ये motion usually based होता है on these claims कि presiding officer has these three, he has done the violation. There must be a clear reason to support the motion. Convincing reason होनी चाहिए, strong justification it requires. और obviously एक political consensus तो आपको चाहिए ही रहेगा. यहाँ से डायरेक्टली सवाल बनते हैं प्रीलिम्स में.
अब जैसे पॉलिटी का ही ये सेशन आर्टिकल है, आपको कोई और डाउट है, डिटेल में जाओगे, ऑब्वियसली जाना है तो अपनी लक्ष्मीकांत का स्टैटिक खोलोगे अब आप, और वहां से बाकी अगर कोई पॉइंट एक्स्ट्रा बनता है उसको रिवाइज कर लेना। कोई डाउट आता है सो ये आपके पास अवेलेबल है, सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप रेफर करो, है ना, कोई पैसे नहीं देने इस कोर्स के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, 2020 में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था अगेंस्ट द डिप्टी चेयरमैन हरिवंश इन द राज्यसभा। देयर वाज अ हीटेड डिबेट ओवर द फार्म बिल्स, 2020 की बात कर रही हूँ, लेकिन ये मोशन वाज नॉट सक्सीडेड। सो देयर हैव बीन इंस्टेंसेस हिस्ट्री के अंदर भी जहां पर नो ट्रस्ट मोशन वाज मूव्ड अगेंस्ट द स्पीकर्स ऑफ लोकसभा, 1951 में, 1966 में, 1987 में। द केसेस आर देयर, बट अभी रिमूव किसी को ऐसा मतलब ऑलरेडी अच्छा XYZ लीडर हैव बीन रिमूव, नहीं, रिमूवल किसी का नहीं हुआ था, बट यू हैव टू कंफर्म इट ऑल्सो। हाँ, एक बार देख लेना, बट एज ऑफ माई नॉलेज नो कॉन्फिडेंस मोशन हैव बीन अटेम्प्टेड, बट नो मोशन वॉज हैज एवर सक्सेसफुली रिमूव्ड द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और साथ ही साथ ना करंट अफेयर्स की बाकी सीरीज भी चल रही हैं टेकन बाय अदर फैकल्टीज, तो यू कैन रेफर देम ऑल्सो इफ यू वांट, दे आर गोइंग टू ऐड समथिंग इन योर प्रिपरेशन ओनली। ठीक है, आरबीआई के अब तो गवर्नर, जैसे मैंने अच्छा कौन है अब आरबीआई के न्यू गवर्नर, डू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। शक्तिकांत दास जी ने आरबीआई के जो गवर्नर रहे हैं हैज सेड रिसेंटली कि इंडिया, अच्छा क्या हम डी डॉलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि इंटरनेशनल ट्रेड करनी है तो डॉलर का यूज नहीं करना है अब, पर हम ये कह रहे हैं जरूर कि आने वाले आगे टाइम में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें डोमेस्टिक करेंसीज को प्रमोट किया जाए। आप देख रहे हो, ऐसे ही बातें होती हैं, ये होती हैं थोड़ी सी डिप्लोमेटिक बातें बोल सकते हो, बट हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि डॉलर इंटरनेशनल ट्रेड में यूज ना हो और वी आर परस्यूइंग दिस डी डॉलराइजेशन वाली पॉलिसी। नो, इंडिया हैज सेड दैट वी आर नॉट परस्यूइंग, करो डॉलर यूज, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि ऐसे मेजर्स भी लेते हैं जो ऐसी ट्रांजेक्शन्स में, मतलब वी आर प्रमोटिंग दोज ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो इन विच डोमेस्टिक करेंसीज आर इंटेंडेड टू यूज, ताकि वी डी रिस्क इंडियन ट्रेड ऑल्सो। इस पे बात करते हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल है, जीएस पेपर 3 के लिए बहुत रेलिवेंट है कि इंडिया इज नॉट बैकिंग डी डॉलराइजेशन। और ये आर्टिकल उसके कॉन्टेक्स्ट में आया, अगर आप मेरे डेली सेशंस देखते हो, हमने बात करी थी, यूएस ने ब्रिक्स को कहा कि मैं आप पे 100% टैरिफ लगाऊंगा अगर आप एक नई करेंसी लेकर आए। रशिया ने कहा अच्छा मान लो आप 100 रुपये का आपका प्रोडक्ट जा रहा है यूएस में, टैरिफ लगेगा 100%, तो 200 रुपये का बिकेगा वही मार्केट में, राइट। आपके वहां टैक्स पेयर कितने हैं? आपकी पॉपुलेशन की 60% जनता टैक्स पेयर करती है, 40% टैक्स पेयर नहीं करती, और उन्हें तो यही मैं वही तो टैक्स पे नहीं कर रहे, और ऊपर से ये प्रोडक्ट वो कहेंगे इससे अच्छा तो हम टैक्स ही पे कर लें, वही ज़्यादा सस्ता होगा। रशिया बोला आप करो ये ओपनली, आप ही की इकोनॉमी को नुकसान होने वाला है, राइट। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में ये बातें चल रही हैं डी डॉलराइजेशन की, तो इंडिया ने कहा कि वी आर नॉट बैकिंग दिस डी डॉलराइजेशन, क्योंकि एक रीजन ये भी है कि अगर डी डॉलराइजेशन वी आर बैकिंग तो मतलब क्या होगा, अगर आप कहते हो कि डॉलर कम यूज हो, डॉलर का ऑल्टरनेटिव क्या है? चाइनीज युआन जो है ना, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव बन के आ रहा है, दैट इज अ चैलेंजर टू यूएस डॉलर, और इंडिया हैज रेसिस्टेड यूजिंग युआन फॉर रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया कह रहा है कि हाँ ठीक है, हम वी आर नॉट बैकिंग डी डॉलराइजेशन, बट एट द सेम टाइम वी आर वरी ऑफ दिस ओवर डिपेंडेंस ऑन द डॉलर ऑल्सो, तो हमें अपने वी हैव टू डाइवर्सिफाई। इसीलिए सेंट्रल बैंक्स लाइक आरबीआई ऑल्सो, हमने गोल्ड परचेज रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा किया है। क्यों कर रहे हैं सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाय? देखो फॉरेक्स रिजर्व के अंदर अगर आप देखें तो डॉलर का शेयर काफी डिक्लाइन हुआ है, युआन गेन्ड, और एक गोल्ड जो है ना, आप लगा लीजिए स्टेबल, स्टेबल वर्ड मैं मतलब ज्यादा यूज करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एज कंपेयर टू करेंसीज, एक स्टेबल स्टोर ऑफ वैल्यू है, इट रिड्यूसेस योर रिलायंस ऑन एनी सिंगल करेंसी लाइक डॉलर देन,
तो इंडिया कहता है कि हमारी तो एक बैलेंस स्ट्रैटेजी है, हम ना तो चाहते कि ओवर रिलायंस हो यूएस डॉलर पे, वी आर बीइंग कॉशियस ऑल्सो, क्योंकि देर इज चाइनीज Chinese influence has been increased through the yuan, but at the same time we ensure stability and we want to reduce the risk in the Indian trade without provoking these global economic tensions. So central banks are buying this gold buying trend. अब gold buying trend क्यों हो रहा है, इसके रीजन समझ आ गए? बेसिकली 3 रीजंस हो गए। एक तो यूएस डॉलर से डिपेंडेंस आपको कम करनी है उसके चक्कर में, दूसरा चेंज इन द करेंसी रिजर्व्स, जैसे कि मैंने आपको बताया अदर करेंसीज लाइक चाइनीज युआन दे आर गेनिंग पॉपुलैरिटी, 1/4 ऑफ द डॉलर्स डिक्लाइन इन द शेयर, इट इज पिक्ड अप बाय युआन, राइट? तो यूएस डॉलर इन फॉरेन रिजर्व्स इज श्रिंकिंग ग्रेजुअली। तीसरा कि गोल्ड एक स्टेबल और एक सेफ एसेट है, तो ये सोना खरीदना, व्हाई डज दिस मैटर? क्योंकि सेंट्रल बैंक्स आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द रिस्क। रिस्क किस चीज का है? किसी भी करेंसी पे ओवर डिपेंडेंस होने का। तो यू नीड टू डाइवर्स योर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, जहां पर दूसरी करेंसी जैसे युआन दे कुड प्ले अ बिगर रोल देन। तो गोल्ड गिव्स दैट सिक्योरिटी, दैट फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजिंग देयर रिजर्व्स। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हाउ डज द हाई कॉस्ट ऑफ होल्डिंग डॉलर्स प्ले आउट इन दिस सिनेरियो? श्रीलंका है, कह रहे हैं कि ये जो हाई कॉस्ट है ऑफ होल्डिंग द डॉलर इट अफेक्ट्स कंट्रीज। हाउ? श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, पाकिस्तान है, कितना यूएस डॉलर पे हेवीली डिपेंडेंट है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तेल खरीदना है, डिपेंडेंट है आप। और यूक्रेन के बाद, यूक्रेन वॉर जो हुआ, तेल के रेट कितने बढ़े एकदम से, एंड दीज कंट्रीज रैन आउट ऑफ डॉलर रिजर्व्स, और सोशल अनरेस्ट हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई, ट्रेड डिस्टर्ब हुई। इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग डॉलर रिजर्व्स, लेकिन जो राइजिंग वैल्यू है ना डॉलर की, इट हैज इंक्रीज्ड द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स। तो इसीलिए टू रिड्यूस दिस रिस्क इंडिया इज ट्राइंग टू प्रमोट ट्रेड इन डोमेस्टिक करेंसीज। लेकिन दिक्कत कहां आती है ना कि अगर देखो ऑयल खरीदना है, डॉलर में अगर ट्रांजैक्शन होती है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम है, क्योंकि डॉलर तो वाइडली एक्सेप्टेड है। रुपए में जो ट्रांजैक्शन होगी वो उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगी, वाइडली एक्सेप्टेड नहीं है अभी। दैट इज द रीजन, राइट? डोमेस्टिक करेंसी ट्रेड हैज नॉट येट पिक्ड अप एज एक्सपेक्टेड। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो लो फुट होल्ड है इन गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड इंटरनेशनली ऑल्सो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज हाई, राइट? और उसी तरफ जब यूएस और जब ये रशिया यूक्रेन चल रहा था तो यूएस ने रशिया पे सैंक्शंस लगाई, तो रशिया और चाइना ने आपस में जो डीलिंग करी ऑयल की वो उन्होंने अपनी करेंसीज में करी। बायलेटरल ट्रेड बैलेंस दोनों का रहा है, दोनों कंट्रीज दे वर एबल टू रिड्यूस रिलायंस ऑन यूएस डॉलर, दे ट्रेडेड इन डोमेस्टिक करेंसी। इंडिया का बायलेटरल ट्रेड डेफिसिट है बाकी कंट्रीज के साथ एक्सेप्ट यूएस, तो ये हमें थोड़े से चैलेंजेस आ जाते हैं फिर यहाँ पर। ठीक है जी, आगे बढ़े विद द नेक्स्ट आर्टिकल, जिसमें हम बात करेंगे नेशनल पंचायत अवार्ड्स की। तो मुझे नाम से ही पता चल रहा है कि ये अवार्ड्स क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम जो पंचायत हैं इतना अच्छा काम करती हैं ना वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रूरल लाइफ, गरीबी ख़त्म करना, प्रमोटिंग हेल्थ, चाइल्ड वेलफेयर, इम्प्रूविंग सैनिटाइजेशन, पानी को लेके, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, सोशल जस्टिस, गुड गवर्नेंस कर रही हैं। So to recognize their work, to encourage पंचायत for their work, नेशनल पंचायत अवार्ड्स है। 2022 में ये अवार्ड्स अपडेट हुए थे, और अभी ये अवार्ड कॉन्फ्रेंस सेरेमनी, कन्फर्मेंट सेरेमनी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऑर्गेनाइज करती है न्यू दिल्ली के अंदर होगी। क्या काम करती है पंचायत, ये सारा मैंने आपको बता दिया है। ये अवार्ड्स हैव बीन रिवैम्प्ड एंड लॉन्च्ड ड्यूरिंग द ईयर 2022, aligning them with 9 localization of sustainable development goal themes, aggregating 17 sustainable development goals, 17 SDGs हैं। ये अवार्ड जो है, there are 9 themes that are based on these localization of sustainable development goals। बेसिकली ये जो themes हैं वो जो 17 SDGs हैं जो यूनाइटेड नेशन ने सेट करे थे, that are aiming for the progress by 2030, उसके साथ टाइड हैं, ऐसे लगा लीजिए। जिसमें आप देखते हो अच्छा पंचायत कैसा कर रही हैं, are they achieving sustainable development targets, you assess the performance,
पंचायत के बीच में आपस में भी कंपटीशन को प्रमोट करना, एक पॉजिटिव कंपटीशन जहां दोनों की फिर इंप्रूवमेंट हो, ग्रोथ हो। और वो जो 9 थीम्स हैं वो किस किस बेसिस पे हैं, जैसे पॉवर्टी फ्री, वही है ना, ग्रीन पंचायत, पानी के रिसोर्सेज एफिशिएंटली आप कंजर्व कर रहे हो नहीं कर रहे, बच्चों की सेफ्टी, गुड गवर्नेंस है या नहीं, ट्रांसपेरेंसी है या नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट, उनकी सेफ्टी है या नहीं, ये 9 थीम्स हैं। अब ये अवार्ड कुछ कैटेगरीज में दिए जाते हैं, जैसे ये हैं 3 कैटेगरीज। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, और देर आर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ द अवार्ड जिसमें 3 आती हैं, ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार, कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार, पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार। थोड़ा याद में रख लेना, 1-2 बार पढ़ोगे तो इजी है, याद हो जाएगा। आई होप आप रिविजन्स कर रहे हो। जो रिविजन्स नहीं कर रहे हैं वो अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं इस टाइम पे। और प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर रखी होगी आप सबने, जिन्होंने नहीं कर रखी है प्लीज़ प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। India's employability among graduates is expected to rise by 7%, reaching 54.81% in 2025. ये कहती है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 कि एम्प्लॉयबिलिटी रेट जो है ग्रेजुएट्स का इंडिया के अंदर वो इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव होगा तो बहुत अच्छी बात ही है। जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी परसेंटेज दैट विल बी कंसिडर्ड एम्प्लॉयबल, दे विल इंक्रीज बाय 7% पहले फिगर्स के कंपैरेटिवली। तो ये जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट लाता कौन है? पहले तो ये सारी बातें बात की हैं, लाता कौन है ये रिपोर्ट? इट इज प्रिपेयर्ड बाय कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII इन कोलैबोरेशन विद VBOX एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए फॉर दिस रिपोर्ट 6,50,000 बच्चे अक्रॉस इंडिया दे टुक अ टेस्ट, ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट, और ये टेस्ट चेक करता है व्हाट स्किल्स एंड एबिलिटीज दे हैव फॉर द जॉब। फिर फीडबैक लेते हो आप कुछ हजार कंपनीज का फ्रॉम अलग अलग इंडस्ट्रीज, 15 डिफरेंट इंडस्ट्री से यू टुक द फीडबैक। कंपनीज अपने ओपिनियन शेयर करती हैं अबाउट द स्किल्स दैट दे नीड इन द एम्प्लॉयज, तो वहां से फिर ये डाटा इट इज बेस्ड ऑन। रिपोर्ट कहती है क्या? रिपोर्ट कहती है कि 55% इंडियन ग्रेजुएट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एम्प्लॉयबल फॉर ग्लोबल जॉब्स इन 2025, जो कि 2024 के कंपैरेटिवली इट इज अप फ्रॉम 51.2% टू 55%। मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स जो हैं दे आर मोस्ट एम्प्लॉयबल, 78% ऑफ देम आर जॉब रेडी। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट 71.5%, MCA स्टूडेंट 71%, साइंस ग्रेजुएट्स 58%। बेस्ट स्टेट्स कौन सी हैं फॉर एम्प्लॉयबल टैलेंट? महाराष्ट्र, कर्नाटका, दिल्ली, ये इमर्जिंग मेजर हब्स हैं। बाकी पुणे, बेंगलुरु, मुंबई दे आर लीडिंग इन द स्किल्ड वर्कफोर्स। थोड़ा सा जेंडर एनालिसिस करते हैं। फॉर मेन जो एम्प्लॉयबिलिटी रेट है, ये सारा डेटा आपको मेंस में काम आएगा, ठीक है। सो फॉर मेन जो एम्प्लॉयबिलिटी रेट है इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू 55%, वो मैंने आपको बता ही दिया। फॉर वुमेन जो एम्प्लॉयबिलिटी रेट है इट इज प्रोजेक्टेड इट विल ड्रॉप टू 47.5% फ्रॉम 50%, डिक्लाइन होगा बाय 2025। मतलब ये कह रहे हैं कि मेंस आर बिकमिंग मोर एम्प्लॉयबल और वुमेन की एम्प्लॉयबिलिटी इज डिक्रीजिंग, जो कि कंसर्न ही है। 2025 तक 25% बच्चे इन सेकेंडरी स्कूल्स, कॉलेजेस दे आर एक्सपेक्टेड टू गेट वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब वो जॉब स्पेसिफिक उनको प्रैक्टिकल स्किल्स लर्न करवाई जाएंगी, हेल्थ केयर से, एनर्जी सेक्टर से, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ताकि वो बच्चा जॉब के लिए बेटर प्रिपेयर्ड हो। अब ये रिपोर्ट कहती है कि आने वाले टाइम पे जो एम्फोसिस होगा ना, जो इंडस्ट्रीज डालेंगी, स्पेशल फोकस विल बी ऑन द न्यू एंड ग्रोइंग फील्ड्स, AI, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन एनर्जी, इन पे ध्यान होगा। अब ये सारी कहानी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, याद करना है। India's veteran ecologist Madhav Gadgil has been named as one of the 6 champions of the Earth Award for 2024. A well-known Indian ecologist है. He's been recognized globally for his efforts to protect the environment, to promote ecological balance. तो हम बात करते हैं Champions of Earth Award की। 2025 में अवार्ड एस्टैब्लिश हुए थे। It is awarded by UNEP. It is United Nations highest environmental honor.
जो ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क कर रहे हैं टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट, तो यूएनईपी हर साल ये अवार्ड देता है, दोज हु आर कमिंग अप विद स्मार्ट एंड सस्टेनेबल आइडियाज. इट फोकसेस ऑन टैकलिंग 3 मेन ग्लोबल चैलेंजेस. कौन कौन से हैं? क्लाइमेट चेंज, नेचर एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, पॉल्यूशन एंड वेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बेसिकली चैंपियंस ऑफ द अर्थ, दे आर सेलिब्रेटेड इन 4 कैटेगरीज. पहला है पॉलिसी लीडरशिप, जो पब्लिक सेक्टर ऑफिशियल्स हैं हु क्रिएट इंपॉर्टेंट रूल्स पॉलिसीज, ये उनके लिए है. फिर है इंस्पिरेशन एंड एक्शन, उन ग्रुप्स के लिए जो बोल्ड स्टेप्स लेते हैं टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. फिर है एंटरप्रेन्योरियल विजन, नाम से ही पता चल रहा है, इनोवेटिव थिंकर्स के लिए. एंड साइंस एंड इनोवेशन, दैट इज द 4th कैटेगरी. ठीक है, सो दिस वॉज द होल लेक्चर. आई होप थिंग्स आर क्लियर. एनी डाउट, ask me in the comment section. For more such videos, do subscribe to the channel. You will get the notification. This was all for today. Do revise whatever we have covered. We have talked about various important articles. Panchayat Awards, de-dollarization, no trust motion, India ki skills report, and Champions of the Earth Award. Thank you everyone for giving your valuable time. This is your mentor Arzu Kakar signing off. All the best. Happy learning. Thank you.